सो लेट अस स्टार्ट। सो हमें फाइंड करना है कि लेट सपोज हमको क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्म एक सर्कुलर वायर दे रखा है, और ये जो सर्कुलर वायर का ये जो लेंथ है, इसके ऊपर क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टोटल चार्ज क्यू को। तो क्यू चार्ज हर एक जगह पे ये फैला हुआ है, और इस रिंग के कारण या इस वायर के कारण, आप सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हो, सर्कुलर वायर की जगह सर्कुलर रिंग बोल सकते हो, ऑन द रिंग, ऑन द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। इसकी रेडियस दे रखी है आपको ए, ठीक है। इसको जो मैंने रख रखा है, इसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख रखा है, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। तो है ये सर्कुलर ही, ठीक है। या ऐसा इसको सामने से दिखाएंगे तो ये इस शेप में आपको दिखेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, yes. So to find electric field due to a circular ring having uniform charge density where the Q charge is being distributed on the ring of radius A at its axial position. Axial position. इसकी एक्सिस पर हमें फाइंड करना है। तो ये हमने बना दी, इसकी एक्सिस बना दी, सर्कुलर वायर की एक्सिस, और इसके वायर पर किसी पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, P ले लिया। इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर ये Q चार्ज, टोटल चार्ज Q इस पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि टोटल चार्ज गिवन है, में टोटल चार्ज है Q, और ये कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, distributed uniformly on 2 pi a length circumference पर। So therefore इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, therefore यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने इस पूरे सर्कुलर वायर को डीएल लेंथ के बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, और हर एक एलिमेंट के अंदर लेट सपोज dq चार्ज इज बीइंग कंटेंट। तो ये स्टेप 1 हो गई। सेकंड हम लिख रहे हैं, लेट इन स्मॉल element dl dq charge is contained, और पूरे को इस तरीके से ही हमने डिस्ट्रीब्यूटेड करके मान लिया, यानी कि ये सभी dl है। तो हर एक dl जितना अगर सेम होंगे तो सब में चार्ज भी dq होंगे। सो दैट इज इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, dl लेंथ में dq चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, dq बाय dl। ये भी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि Q अपॉन 2 पाई A इज इक्वल टू dQ बाय dl, और यहां से क्या मिल जाएगा, हमें dQ की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ Q, क्योंकि हमें गिवन क्या चीज है, Q और A। ध्यान रखना है कि जब भी डेरिवेशन करते हैं कोई सा भी, तो हमें फाइनल आंसर उन टर्म्स में निकालना होता है जो हमें गिवन होती है। तो गिवन टर्म्स क्या है, यहाँ पर A रेडियस गिवन है और Q चार्ज गिवन है। तो फाइनली जो भी आप कैलकुलेट करेंगे Q और A की टर्म्स में आना चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये समझ में आ गई होगी बात आपको। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 3, dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a इनटू dl। इसका मतलब हमने गिवन क्या था, Q गिवन है और रेडियस A गिवन है, तो फर्स्ट टर्म में तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इससे हमें समझ में आ गया कि चलो एक काम तो कंप्लीट हुआ। dq और dl तो हमने माने हुए, तो इसका मतलब फाइनली dl भी हटेगा। फाइनल आंसर में dl नहीं बचना चाहिए। हमने इस पूरी रिंग को कितने पार्ट नहीं, पूरी रिंग को डिवाइड कर दिया, dl। यानी कि अगर मैं dl को ऐड करता जाऊं तो मुझे सारे dl मिलकर के वापस क्या मिल जाना चाहिए, 2 पाई a। अगर इस dl को जोड़ता जाऊं, ऐड करता जाऊं और वापस यहाँ जाऊं, सो ऑल सम ऑफ ऑल ds विल गिव मी व्हाट, 2 पाई a सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। ठीक, अब उसके कारण हम यहाँ पे किसी पॉइंट इस यहाँ बोल देता हूँ, पॉइंट P पे फाइंड करनी है। तो हमने क्या बोला, ये dl है, और बहुत ये दिखाने के लिए आपको
बहुत ज्यादा बड़ा है, इनफैक्ट इससे कई गुना कम। तो इसको बोल दिया पॉइंट ए और इसको बोल दिया मैंने पॉइंट बी। इस पॉइंट ए पर, ए यानी कि जो डीएल एलिमेंटल लेंथ है जिसमें डीक्यू चार्ज कंटेंट है, इसके कारण, इस डीक्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? तो यहां पर हमें पता ही है कि किसी भी चार्ज के कारण किसी भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो क्योंकि एक स्मॉल चार्ज के कारण है तो उसको मैंने बोल दिया डीई वेक्टर, और डीई वेक्टर किसके कारण? ए पॉइंट के कारण, तो इसको डीई ए बोल दिया। ठीक इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट, सिमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और मैंने एलिमेंटल लेंथ ले लिया डीएल, जिसके अंदर फिर से डीक्यू चार्ज है, और उसके कारण भी पी पॉइंट पर मैं क्या करने वाला हूं? निकालने वाला। तो ये पी पॉइंट पर निकाल दिया। तो ध्यान से देखें, ये बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ही होगी। और लेट सपोज ये इसका सेंटर है ओ, और ओ पी की डिस्टेंस दे रखी है लेट सपोज एक्स, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर, यानी कि क्यू चार्ज की पी पॉइंट से डिस्टेंस मैंने मान लिए आर। तो अगर ये क्यू ना बोल करके डी क्यू बोल दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, सिमेट्रिकली अपोजिट है। तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये वाला ये सर्कल है, तो इसके पॉइंट से यहाँ और यहाँ पे एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लीजिए आप इस जगह पर, तो जितना यहां से होगा उतना यहां से होगा। फिर इसी तरह से मैं हर एक पॉइंट के डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स फाइंड करता जाऊंगा और उन सबको क्या कर दूंगा? वेक्टर सम में ऐड कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मुझे क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने बोल दिया डीईबी। अब इसके कारण पहले इन दो का देख लें, इसका नेचर जैसा शो होगा वैसा ही बाकी के डायमेट्रिकली अपोजिट के कारण भी शो होना चाहिए। तो यहां पर देखें तो इसके कारण इसको अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, ये दो कंपोनेंट्स के अंदर अब मैं ब्रेक करने वाला हूं। एक कंपोनेंट क्या रहेगा? वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और लेट्स सपोज ये एंगल मैंने मान लिया है थीटा। ये एंगल कितना मान लिया है? थीटा। तो अगर ये थीटा है ऊपर के रेस्पेक्ट में, तो नीचे के रेस्पेक्ट में भी थीटा ही होगा। फिर से वी आर अज्यूमिंग वाली चीजें क्या है जो हम बोल रहे हैं? सो अज्यूम्ड चीज है हुई, डीएल हमने अज्यूम किया है, डीक्यू हमने अज्यूम किया है, थीटा हमने अज्यूम किया है। इसका मतलब ये सब क्वांटिटी फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं होनी चाहिए। एक्स इज गिवन कि भाई सेंटर से पी की डिस्टेंस आपको एक्स दे रखी है, तो ये गिवन है। तो ये गिवन टर्मिनोलॉजीज हो गई। ये गिवन के अंदर आपको दे रखा है टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, एक्स डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से एक्सिस पर पी पॉइंट की, रेडियस दे रखी है स्मॉल ए दे रखी है, आर नहीं दे रखा, आर हमने एज्यूम किया है, ठीक है, डी क्यू चार्ज की पी पॉइंट से डिस्टेंस। जैसे ही हमने एज्यूम कर ली तो ये फाइनल आंसर से गायब होने चाहिए। जो भी आप करें, बीच में कुछ भी चलता रहे डजंट मैटर, लेकिन फाइनली तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हमेशा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर डीई ए और डीई बी, अगर ये थीटा और ये थीटा है डायमेट्रिकली अपोजिट के कारण, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट थीटा की तरफ जब आता है तो ये क्या कहलाता है? डीई बी। मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ भैया ना, डीई बी कॉस थीटा। और अगर डायरेक्शन भी लिखनी है थोड़ी देर के लिए, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव आई कैप प्लस आई कैप बोल दूं तो प्लस आई कैप। और इसी तरह से डीई ए के कारण भी इधर की तरफ ही आएगा, तो ये डीई ए कॉस थीटा प्लस का आई कैप। इसी तरह से एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया, तो ये कंपोनेंट आएगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डीई बी साइन थीटा प्लस का जे कैप, ऊपर वाले को वाई मान लिया। और इसी तरह से ये इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा? डीई ए साइन थीटा, और डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसको दे दिया माइनस जे कैप। अब ध्यान देना, अगर डीई ए और डीई बी दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तब तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 10 हो तो नीचे -10 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम पहले एक बार ये एक्सप्लेन कर दें कि डीई ए का मैग्नीट्यूड डीई बी के बराबर है, यानी कि डीई ए की वैल्यू अगर 10 हो और डीई बी की वैल्यू भी 10 हो, तो 10 sin थीटा प्लस जे कैप, 10 sin थीटा माइनस जे कैप, बोथ विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर। दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहे हैं वो एड अप होते हुए जा रहे हैं।
तो पहले मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ वो स्टेप नंबर 3, वो स्टेप 1 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इतना डायग्राम में जब कर लिया तो हम करते हैं सबसे पहले here DEA, what is the magnitude of DEA? तो DEA का मैग्नीट्यूड देखूं तो किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है? DQ। इससे Q से कंफ्यूज मत होना, मैं यहां से हटा देता हूं। ये Q चार्ज तो पूरे पे फैला हुआ है, इसके अंदर तो सिर्फ DL लेंथ का है ये, और इसमें चार्ज कौन सा है? DQ। लेंथ कितनी है ये? DL। तो DEA क्या हो जाएगा? K, कौन से चार्ज के कारण? DQ चार्ज के कारण। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। सो KQ अपॉन R स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, भी डायरेक्शन नहीं लिखी मैं। ठीक, डायरेक्शन लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर along A, ये पॉइंट A माना हुआ है हमने, दिस इज द पॉइंट A और दिस इज द पॉइंट B, along AP, ये डायरेक्शन भी हो गई। ठीक इसी तरह से DEB वेक्टर लिख दूं मैं, तो DEB वेक्टर मिलेगा, उसमें भी DL लेंथ पर के अंदर DQ चार्ज है और उससे भी डायमेट्रिक अपोजिट होने के कारण R डिस्टेंस पे आएगा, और लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो along BP दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेक्टर फॉर्म में तो अभी ये डायरेक्टली हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्लियरली अगर मैं बोलूं यहां से इस जगह से DEA का मैग्नीट्यूड, सो थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूं, 5 दे दूं, क्लियरली बाय 4 एंड 5 दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन को छोड़ दो। तो बाय 4 एंड 5 DEB और DEA का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ DEA एंड DEB आर इक्वल। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना था, ये हो गया। हेंस वर्टिकल components of all such diametrical point, all such diametric opposite points या opposite elemental length, the length will cancel out each other, will cancel out each other, while horizontal components, while all horizontal components will add up, all horizontal components will add up, and thus and therefore the total बोल दो या नेट बोल दो, टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP will be contributed only and only by, will be contributed only and only by horizontal components। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो गया, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? EP total, therefore, और that is EP total यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आना चाहिए? E हॉरिजॉन्टल टोटल, जितने भी टोटल है। और ये कैसे निकालेंगे E हॉरिजॉन्टल टोटल? किसी एक हॉरिजॉन्टल का निकाल लो, तो एक हॉरिजॉन्टल का निकाल दो, मैं DE HZ लिख दूं तो DE हॉरिजॉन्टल। अब DE क्या है? इसको मैं DE बोल दूं सिंपली। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आप खुद बताइए? ये रहा। तो यही किसका काम कर रहा है? DE हॉरिजॉन्टल का। ये भी क्या है? DE हॉरिजॉन्टल। तो ये सब आपस में क्या होते जा रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं। जबकि ये वाले कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे? DE वर्टिकल। ये वर्टिकल वाले एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के कारण होने के कारण कैंसिल करते जाएंगे, और हमारे पास एडअप होने के लिए सिर्फ क्या बचेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे। तो ये DZ की वैल्यू कितनी है? DE cos थीटा। DE cos थीटा लिखो, DEB cos थीटा लिखो, या सिंपली DE cos थीटा लिखो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EP इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। हम अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर लेते हैं, बाद में लास्ट में वापस डायरेक्शन रख देंगे। डायरेक्शन वैसे पता ही आपको, फाइनल डायरेक्शन आई कैप है अलोंग द एक्सिस। तो आप चाहो तो या तो यहाँ पे लिख दोगे, डायरेक्शन लिखना है तो अलोंग द एक्सिस, तो मैं एक बार तो लिख देता हूँ, नेक्स्ट लाइन के अंदर बार बार वेक्टर ना लगा करके मैं
सिंपली इसको क्या कर दूंगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर देता हूं, तब बार बार अलोंग द एक्सिस नहीं लिखना पड़ेगा मुझे अभी। तो ईपी इज इक्वल टू डीई, हॉरिजॉन्टल क्या है, डीई कॉस थीटा, और डीई कॉस थीटा के अंदर डीई कितना है, ये रहा, के डी क्यू इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 बोल देते हैं, तो 6 से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, डी क्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल, तो यहाँ पर ईपी क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर भी हमने माना हुआ है, तो क्या आर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ गया आपको, ये आर, ये एक्स, ये ए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ लिख दी मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, होल पावर 1/2। ठीक है, ध्यान रखना है, ए इज द रेडियस विच इज कांस्टेंट, ए इज द रेडियस विच इज कांस्टेंट, और डीएल, डीएल चेंज हो रहा है यहाँ पर, डीएल चेंज होकर के, सॉरी एक्स इज द कांस्टेंट, ए, हाँ ए रेडियस कांस्टेंट है, और डीएल चेंज होकर के टोटल क्या देगा, कहां से मिनिमम कहां पे ले सकते हैं, 0 पर, फिर 1 0 डीएल 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 डीएल, तो अगर मैं यहां ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई ए, हाफ ले लूंगा तो पाई ए, और फुल लूंगा तो 2 पाई ए। इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, वैल्यूज किसकी रखनी है, एल की, डीएल की, ये रहा डीएल हमारे पास, इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, जो भी कहानी करनी है वो इसके रेस्पेक्ट में करनी है। तो देखिए यहाँ पर ईपी इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर, क्यू 2 पाई ए, अभी एक बार मैं इनको वापस यहां लिख देता हूं, क्यू कॉस थीटा अपॉन 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, और इसके अंदर मैं एक काम और कर देता हूं, कॉस थीटा, कॉस थीटा में थीटा भी हमने ही एज्यूम कर रखा था, तो हम थीटा की भी वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं। अब थीटा की वैल्यू जब रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कहां है कॉस थीटा, ये रहा, तो इसके अंदर देखिए थीटा आर एक्स ए, हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, बी बाय एक्स, बी कौन है, थीटा 90 डिग्री जहां होता है वो बेस, और एक्स कौन है, ये हमने रख दिया यहाँ पे एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, तो cos थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे r दिख ही रहा है, तो लास्ट के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ इनफैक्ट आर स्क्वायर था तो आना केवल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही चाहिए था, फिर भी अभी मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, तो मुझे थोड़ा एक स्टेप मेरी बच जाएगी। तो और चलो एक काम करते हैं, q को भी बाहर ले देते हैं, और ये अपॉन 2 पाई a हो गया, और यहाँ पे dl cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x अपॉन r, तो ये मैंने लिख दी x अपॉन r इंटू dl, ठीक है। सो EP इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 पाई a और x अपॉन r डिवाइडेड बाय, ये तो cos थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हो गई x अपॉन r क्यूब इंटू डीएल, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साहब, x अपॉन आर क्यूब इंटू डीएल, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो तो सिर्फ डीएल के रेस्पेक्ट में चल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में तो x भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो इसको भी मैंने बाहर ले दिया, के क्यू अपॉन 2 पाई ए x अपॉन आर क्यूब, ताकि फाइनली मैं लिख दूंगा r की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी काय को लिखे डीएल, और ये डीएल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल डीएल डीएल लेंथ, ये मिलकर के क्या बना देगा 2 पाई ए। तो दो तरीके इसको समझने के लिए, या तो आप लिमिट रख दीजिए डीएल इज इक्वल टू 0 टू डीएल इज इक्वल टू 2 पाई ए, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, टोटल एल, और एल की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे अपन, लिमिट 2 पाई ए माइनस 0, यानी कि फाइनल वापस से बनेगा 2 पाई ए, और ऐसे बिना लिमिट लगाए समझना है तो हम कैसे लिखते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू टोटल लेंथ of all dl that is circumference of ring 2 pi a। तो मैं इसको यहाँ थोड़ा जगह की कमी का डायरेक्ट लिख रहा हूँ, kqx अपॉन 2 pi a r क्यूब इंटू 2 pi a। 2 pi a से 2 pi a कैंसिल हो गया, तो देखिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा टर्म बच गया kqx अपॉन r क्यूब। और r खुद क्या है यहाँ पर, r खुद क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r हमने एज्यूम किया है, हमारा आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए, गिवन क्या है क्यू एक्स और ए। तो देखो क्यू है एक्स है, r हमने एज्यूम किया हुआ है, इसको वापस रिप्लेस कर दे, ठीक है, क्या बन गया के क्यू एक्स अपॉन r की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल पावर हाफ अंडर रूट को, और 3 भी है तो इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। So this is my final answer. So what should be the total net electric field at point P? K Q X upon X square plus A square to the whole power 3/2. This is the general or total electric field at point P present on the axis of a circular ring at a distance x having the radius A, where the uniform charge q is distributed uniformly on its length or circumference। हाँ भाई, यहाँ तक कितने को समझ में आ गया? फिर थोड़ा सा रब करके एक इसका स्पेशल केस करवाना चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका स्पेशल केस ये तो है हमारे पास जनरल स्टेटमेंट, मैंने वो वर्डिंग गायब कर ही दी है जो यहाँ पे लिख रखी थी जगह की कमी के कारण। अब हम बात करते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या हो सकता है साहब? स्पेशल केस ये हो सकता है कि इफ ये जो एक्सिस से डिस्टेंस है ओ से पी की एक्स, अगर वो इसकी रेडियस से बहुत 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 ज्यादा हो, यानी कि आप सोचो कि ये इतना बड़ा अगर मैं ले रहा हूं लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर है, तो उसके रेस्पेक्ट में रिंग तो नजर आएगी इतनी सी और ये डिस्टेंस नजर आएगी इतनी, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा, और अगर पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए तो इससे एक्स डिस्टेंस पे तो आंसर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आना चाहिए। लेट अस वेरीफाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर एक्स ए से बहुत 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 बड़ा हुआ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के साथ आप ए वैल्यू ऐड करो मत करो, 1 किलोमीटर का तो मतलब हो गया 1000 मीटर, और ए की वैल्यू ले रखी है आपने 1 सेंटीमीटर। सोचो 1 किलोमीटर तो है एक्स और रेडियस है 1 सेंटीमीटर की, तो अगर मैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर यानी कि 1000 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख मीटर मतलब 10 लाख प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, उससे कुछ ऐड करूं ना करूं कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो हम क्या बोलते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन टू a देन a स्क्वायर, इसको ऐसे उल्टा लिख देता हूं, a इज लेस देन टू x then a square will be much less than 2 x square, therefore a square can be neglected in this equation। और इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में कौन सी आएगी साहब हमारे पास 3 4 5 5 6 7 नेग्लेक्टेड इन इक्वेशन नंबर 7, और इसके अंदर a स्क्वायर जहां भी लिखा है उसको हटा दो, जीरो मान लो, किसके रेस्पेक्ट में के क्यू एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू दी होल पावर 3/2, जीरो का मतलब कुछ ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बच गया, और ये बचा के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन के क्यू सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो नीचे 2 बच गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया। और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो उसका आंसर होता है कि मानो कि कोई चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट इज द क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाएगा कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniform circular ring on which the charge q is being distributed uniformly on entire its length having the radius a, and prove that the ring will behave as a point charge if the axis distance or the distance between the center to point P where the electric field need whatever we need to find is much greater than to the radius। तो प्रूव करना है कि भाई ये पॉइंट चार्ज की तरह करेगा, वी हैव प्रूव।
हाँ भाई, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया?